गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो हम लोग जो है इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम लोग शोध या प्रदाह प्रक्रिया पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में हम लोग जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और इन्फ्लामेटरी बैरियर कहते हैं। ये होता क्या है? तो आप जानते हो कि जब शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो वो स्थान जो है फूल जाता है और उसमें जलन या पीड़ा होने लगती है। यही जो है शोथ या प्रदाह कहलाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन या ये जो वहाँ पे जो क्रियाएं हो रही है वो कहलाता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। तो चोट लगने, जलने से जो क्षतिग्रस्त ऊतक हो जाते हैं, इनसे क्या होता है कि जीवाणु है, बैक्टीरिया है, दूसरे हानिकारक पदार्थ हैं, रोगाणु जिसे कहें, इनको जो है शरीर में प्रवेश करने के लिए मार्ग उत्पन्न हो जाता है। उसी को माने उन जीवाणुओं को, कवकों को, रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए ये प्रक्रिया होती है और यही प्रक्रिया कहलाती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। ठीक है, इस इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में कई क्रियाओं की एक श्रृंखला चलती है, जिसके कारण फिर जीवाणु जो है शरीर में प्रवेश करने से रुक जाता है। तो इनमें सबसे पहला जो रिएक्शन होता है ये है जो चोट के स्थान पे है वहाँ के जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, सबसे पहले वहां रिलीज ऑफ द वैसोडायलेटर्स। ये जो है वहां की जो ब्लड कैपिलरीज होता है वो फैल जाती है और क्षतिग्रस्त ऊतक में रुधिर की सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, इस डायलेटर को, वैसोडायलेटर को सिक्रीट कौन करता है? मास्ट सेल्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं और बैसोफिल्स, इनके द्वारा स्रावित होता है, जिसके कारण ये ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो फूल जाती है। ठीक है, इनसे जो वैसोडायलेटर सब्सटेंसेस निकलते हैं वो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ब्रैडीकाइनिन। ये वैसोडायलेटर सब्सटेंसेस है या रासायनिक पदार्थ है जो इन कोशिकाओं से स्रावित होता है। किससे? मास्ट सेल से, ब्लड प्लेटलेट से और बैसोफिल से। और ये स्रावित होकर के, ये पदार्थ स्रावित होकर के ब्लड कैपिलरीज को बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है? दूसरी प्रक्रिया, इनके प्रभाव से, इन पदार्थों के प्रभाव से जो ब्लड कैपिलरीज, क्षतिग्रस्त ऊतक की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं वो फैल जाती है। उनमें
रुधिर का सप्लाई बढ़ जाता है, रुधिर की सप्लाई बढ़ जाता है। और रुधिर कैपिलरीज की वॉल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ये जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, तो इनकी दीवारों से प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन ये जो है क्षतिग्रस्त ऊतकों में इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, इनमें फाइब्रिनोजेंस, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, ये भी वहां इकट्ठा होने लगता है। फिर इसमें चौथी प्रक्रिया क्या होती है? चौथी प्रक्रिया क्या है? इसमें प्लाज्मा के इकट्ठा होने से वो स्थान माने क्षतिग्रस्त भाग अत्यधिक फूल जाता है, लाल हो जाता है और उस स्थान पर जलन अथवा दर्द, पीड़ा होने लगती है। ठीक, इसी पूरी प्रक्रिया को ही शोथ प्रतिक्रिया अथवा प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। ये केवल उसी भाग में हो सकता है जहां पे चोट लगी है, जहां पे क्षतिग्रस्त ऊतक है, यानी लोकल, स्थानीय हो गया, अथवा ये प्रक्रिया पूरे शरीर में भी हो सकती है। इससे जीवाणु और बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ये प्रक्रिया जीवाणु, वायरस तथा दूसरे रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर की सुरक्षा कैसे करती है? यह प्रक्रिया शरीर की सुरक्षा कैसे करती है? तो सबसे पहले तो क्षतिग्रस्त ऊतक के जो माइक्रोफेजेस होते हैं, माइक्रोफेजेस, वे वहां पे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, ऊतक तथा वायरस और जीवाणुओं का तेजी से भक्षण करने लगती है। इस तरह से ये जो वहां की माइक्रोफेजेस हैं वो फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस कहलाती है। ठीक है, तो माने कि शोथ प्रक्रिया के द्वारा जीवाणुओं और विषाणुओं तथा दूसरे रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा कैसे होती है, तो ये जो है इसके अंतर्गत वहाँ की जो माइक्रोफेजेस होते हैं जो भक्षण क्रिया को बढ़ा देते हैं, तेजी से भक्षण करने लगती हैं और वहाँ के क्षतिग्रस्त ऊतक का भक्षण करती हैं, और वहाँ पे आए हुए वायरस और जीवाणुओं का भक्षण करने लगती है। इस तरह से ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कार्य करती है। फिर इसके बाद क्षतिग्रस्त ऊतक से एक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक से कुछ पदार्थ निकलते हैं जो रुधिर में पहुंच करके न्यूट्रोफिल को अत्यधिक क्रियाशील कर देते हैं, और यह न्यूट्रोफिल रुधिर में और ऊतकों में पहुंच करके भक्षण क्रिया को तेजी कर देते हैं, अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और बड़ी संख्या में पहुंच करके भक्षण कार्य बढ़ा देते हैं। और इस तरह से ये न्यूट्रोफिल जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस
बनाती है। ये जो है न्यूट्रोफिल, जो कि क्षतिग्रस्त ऊतक से कुछ पदार्थों का स्रावण होता है जो रुधिर में पहुंच करके न्यूट्रोफिल को उत्तेजित कर देते हैं, उसकी सक्रियता बढ़ा देते हैं। ये रुधिर में भी और क्षतिग्रस्त ऊतकों में भी पहुंच करके बड़ी तेजी से रोगाणुओं का, जीवाणुओं का, कवकों का, विषाणुओं का सबका भक्षण करने लगते हैं और इस तरह से ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। फिर इसके बाद मोनोसाइट भी, ये भी जो है बड़ी संख्या में रुधिर केशिकाओं से निकलकर ऊतकों में पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी माइक्रोफेजेस बना लेते हैं। बड़ी बड़ी माइक्रोफेजेस बना देते हैं। कौन? न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स भी जो है मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स भी ब्लड केशिकाओं से निकल करके क्षतिग्रस्त ऊतकों में पहुंच करके और बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी माइक्रोफेजेस बना लेते हैं और तेजी से भक्षण क्रिया करने लगते हैं। अंत में इस्नोफिल्स भी क्षतिग्रस्त ऊतक में पहुंच जाते हैं और वो भी जो है सुरक्षा में सहायता प्रदान करते हैं। और इस तरह से ये जो है मोनोसाइट और एस्नोफिल ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। यहां डब्ल्यूबीसी के द्वारा पायरोजेंस रिलीज होता है। पायरोजेंस माने चोट में जो है पीड़ा लग जाती है तो कभी कभी जो है शरीर का ताप भी बढ़ जाता है, ज्वर आ जाता है। तो वो कैसे होता है? जब क्षतिग्रस्त ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो है एक पदार्थ पायरोजेंस स्रावित करता है। ये रुधिर सर्कुलेशन द्वारा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पहुंच करके और हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेटिक सेंटर, थर्मोस्टेट का जो केंद्र होता है उस पे एक अधिकतम ताप बिंदु निर्धारित कर देते हैं जिससे कि शरीर का ताप बढ़ जाता है और शरीर के ताप बढ़ने से जो विषाणु, वायरस, इनके द्वारा जो टॉक्सिन पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाते हैं। माइक्रोफेजेस और इन सारे रुधिराणुओं के फैगोसाइटिक नेचर को बढ़ा देते हैं और रोगाणुओं को की क्रियाशीलता को रोक देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस तरह से जहां पे चोट लगी रहती है उस स्थान पे ढेर सारे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, कोशिकाएं जीवाणुओं आदि का भक्षण करने से बहुत संख्या में टूटते हैं, नष्ट होते हैं। तो इनके मलबे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, श्वेत गाढ़े द्रव के रूप में इकट्ठा हो जाता है जिसे पस कहा जाता है।
तो ये सारी जो प्रक्रिया हुई, इसे ही जिसके द्वारा ये जीवाणु, बैक्टीरिया आदि के इन्फेक्शन से शरीर की सुरक्षा होती है, यही शोथ या प्रदाह प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और इन्फ्लामेटरी बैरियर्स कहलाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है हम लोग स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक या सहज या अंग्रेजी में इनेट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पहले आपने भक्षण क्रिया पढ़ी, फिर उसके बाद शोथ पढ़ा या प्रदाह पढ़ा, और अब स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत तीसरे प्रकार जो प्रक्रिया प्रतिरक्षा की होती है वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स क्या है और कहाँ बनता है? तो वायरस से जब कोई कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो उनसे विशेष प्रकार के एंटीवायरल प्रोटीन्स बनते हैं, निकलते हैं, और समीपवर्ती स्वस्थ कोशिकाओं के सतह से चिपक करके इन कोशिकाओं से विशेष प्रकार के एंजाइम्स स्रावित होते हैं, जो स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती है, साथ ही साथ मास्ट कोशिकाओं को हिस्टामिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। मैक्रोफेजेस की फाइगोसाइटिक क्रिया को बढ़ा देते हैं और एंटीबॉडीज का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। ये इंटरफेरॉन्स है। तो वही जो इंटरफेरॉन्स क्या है, जो इन्फेक्टेड कोशिकाओं से जो एंटीवायरल प्रोटीन रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, वही इंटरफेरॉन्स कहलाते हैं। और ये इंटरफेरॉन्स स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती है, मास्ट कोशिकाओं के हिस्टामिन को स्रावित करने से लिए प्रेरित करती है, उनकी क्रिया को बढ़ा देती है, माइक्रोफेजेस के फाइगोसाइटिक क्रिया को बढ़ा देती है, एंटीबॉडीज को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तथा टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को साइटोटॉक्सिक क्रिया को प्रोत्साहित करती है। फिर अगला कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। ये रुधिर के प्लाज्मा में लगभग 20 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं, पूरक प्रोटीन्स होते हैं, जो इनका संश्लेषण जो है यकृत में होता है, और ये जो है जीवाणुओं के कोशिका कला को गला देते हैं या नष्ट कर देते हैं, मांस को हिस्टामिन स्रावित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और प्रदाह प्रक्रिया की वृद्धि कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से वायरस से, जीवाणुओं से ये जो रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है, ये भी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं। अगला नेचुरल
किलर सेल्स आर, इसको एनके सेल कहते हैं। नेचुरल किलर सेल आर एनके सेल। ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, यहां पर जैसे दिखाया गया है। और ये जो है टारगेट कोशिका, ये लिम्फोसाइट जैसे हैं, विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं। इनमें विशेष प्रकार के पदार्थ बनते हैं या रासायनिक पदार्थ बनते हैं, टारगेट ओरिएंटेड ग्रैन्यूल्स। जैसा कि वायरस होता है उसको किल करने के लिए, उसी प्रकार के इस एनके सेल में रासायनिक पदार्थ बनते हैं। और ये जो है इन कोशिकाओं को और उनके वायरस को, दोनों को नष्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इसके सरफेस कांटेक्ट हुआ टारगेट कोशिका के, और फिर इसके जो ग्रेन्यूल्स है इस कोशिका का भी और वायरस का भी, दोनों को नष्ट कर देते हैं। बोथ डेथ ऑफ बोथ सेल एंड वायरस। तो इस तरह से हम लोगों ने आज और इसके पहले के क्लास में मिला करके मानव में सहज अथवा स्वाभाविक डिफेंस सिस्टम का अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।